वी ऑल लव स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अमित, एक बात बताएं, अगर कोई खेल खेलते वक्त किसी को चोट लग जाए, कोई घायल हो जाए तो क्या किया जाए? तो हेलो डॉक्टर का ये सेगमेंट देखा जाए, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी पर, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित गोयल। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर राहुल खरे का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से, और रिसेंटली कंक्लूडेड इंटर मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट। डॉक्टर राहुल, कैसा अनुभव रहा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेने का? नहीं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्पोर्ट्स तो हर इंसान के अंदर एक होना ही चाहिए, जो कि हमेशा खेलना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप टीवी एंकर हों, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। स्पोर्ट्स खेलने से पहले वार्म अप ठीक से करना जरूरी है। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं स्पोर्ट्स, स्पेशली जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो हमारी बॉडी को हमें तैयार करना पड़ता है। हमारी मसल्स को, लिगामेंट्स को, अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर वो तैयार नहीं होंगे और हम एकदम से खेलना शुरू कर देंगे तो उनमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर अंकित, ये जो वार्म अप एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या ये सभी के लिए समान होती हैं या जेंडर बेसिस पे अलग होती है, एज बेसिस पे अलग होती हैं? मैम, तीनों चीज़ों के लिए, एज के लिए भी, जेंडर के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। ओके। अगर कोई एक्टिविटी, लिगामेंट हर बॉडी का हर स्पोर्ट के लिए अलग तरीके से काम करता है। जैसे कोई रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, ओवरहेड एथलीट है, कोई फास्ट बॉलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, जैवलिन थ्रोअर है, तो उसका कंधा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। सिमिलरली जो रेसलर है, बुशू प्लेयर है, टाइकांडो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसके डिफरेंट किस्म के लिगामेंट्स, डिफरेंट किस्म के मांसपेशियाँ यूज़ होंगी। तो बेसिकली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग करानी है अपने मसल्स की और लिगामेंट्स की, बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको गोल्स पता होने चाहिए जब आप कोई स्पोर्ट खेलें, कि आप किस लेवल पे खेलना चाहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आप अपने प्री कंडीशनिंग, प्री वार्म अप मसल्स को डेवलप करें, जिससे वो इंजरी ना हो। जी बिल्कुल। और आज हेलो डॉक्टर में जब डॉक्टर साहब कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे तो आप भी घर परिवार में नोट भी कीजिए, हो सके तो साथ कीजिए भी। लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स इंजरी पर कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर राहुल खरे से, डॉक्टर अंकित से, तो हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, अगर हम सबसे पहले घुटने की बात करते हैं, क्योंकि घुटना वेट बेयरिंग जॉइंट है और कोई भी खेल खेलो घुटने पे काफ़ी लोड आता है, तो घुटने को हम कैसे प्रिवेंट करें कि भाई इंजरी ना हो? सबसे इम्पोर्टेंट तो है मसल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारी अगर घुटने के आसपास जो हमारी थाई की जो मसल्स हैं, जो सामने होती हैं क्वाड्रिसेप्स, या पीछे होती हैं हैमस्ट्रिंग्स, इनकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इनको अगर हम एक्सरसाइज करके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो वो काफ़ी हद तक मदद करती हैं कि जब भी स्ट्रेस पड़ेगा जोड़ों पे, हमारे घुटनों पर, तो मसल्स थोड़ा टेक ओवर कर लेती हैं, जॉइंट को स्टेबल कर सकती हैं और इंजरी को प्रिवेंट कर सकती हैं। तो बैठे बैठे डॉक्टर अंकित कुछ बताइए, घुटनों की एक्सरसाइज हम सब करेंगे। बेसिकली तो आपको एक एक्सरसाइज, अगर कोई किसी का स्टेशनरी काम है, वर्क स्पेस है, बहुत देर बैठने का काम है, तो हर 30-40 मिनट के बाद मरीज को, या हर इंसान को, मरीज को नहीं, हर इंसान को 5 या 10 मिनट वॉक करनी चाहिए। अच्छा। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लोग वर्क प्लेस पे खड़े खड़े भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बैठे बैठे करेंगे। जी, थोड़ा आगे आ जाएं। आप कह रहे हो जब वहां बैठे थोड़ा आगे आ जाएं, एज ऑफ द काउच पे आ जाएं। घुटने के लिए बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है। जैसे हमने दाएं घुटने का स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, तो बाएं घुटने को हमने ऐसे मोड़ के रखना है। अच्छा। दाएं घुटने को सीधा रखना है। ठीक है जी। पंजे को अपनी तरफ खींचना है और घुटने को नीचे दबाना है। ओके। इससे आपको पीछे वाली मांसपेशी में स्ट्रेच फील होगा। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी हो रही है और साथ में आपकी क्वाड्रिसेप्स भी एक्टिवेट हो रही है। हो रही है जी। ठीक है, तो इसके लिए इसको करने के बाद 30 तक गिनिए। ओके। फिर ढीला छोड़ दीजिए। ओके। और ऐसे दिन में 3 या 4 सेट आप हर वक्त कर सकते हैं, तो कीप योर मसल्स एक्टिवेटेड। जी, डॉक्टर राहुल, अक्सर कंधों पे बड़ा पेन महसूस होता है, उस पर बड़ा भार हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे कि अभी डॉक्टर अंकित ने भी बताया और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। कंधे का जो जोड़ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, और स्पेशली ओवरहेड जिनको मूवमेंट करना पड़ता है, और इसमें इंजरीज़ के भी बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें भी मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी कोई मसल इंजर होती है
तो वो दर्द करना शुरू कर देता है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसको फिर मूवमेंट कम कर देते हैं, धीरे धीरे करके कंधा जाम भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग आगे जाके फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई चोट लगे या उनको दर्द बना हुआ है काफ़ी समय से, तो उसकी जांच करें, वो डॉक्टर के पास आएँ, जांच करें और पता चल जाएगा कि क्या इंजरी है अंदर, और उसको हम फिर सॉर्ट आउट करें, उसका इलाज करें। जी डॉक्टर अंकित, अमृतसर चलते हैं जहां से पहले कॉलर फोन लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार जी, मैं संदीप कुमार बात कर रहा हूँ अमृतसर से। जी हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम जिम में जाते हैं और जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें अक्सर थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, और जो जिम इंस्ट्रक्टर होता है वो खुद ही हमें कह देता है कि ये स्प्रे लगा लो या ये दवाई लगा लो, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। तो जिम की जो इंजरीज है उसको कैसे अवॉइड किया जाए और उसका क्या सोल्यूशन है कि वो कम से कम हो? जी थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जिम जाने के लिए आपको वही पहले वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। जिम में जाइए, पहले 5 से 7 मिनट वार्म अप करिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने वेट से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा आपको कभी भी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, अगर जहाँ आपको वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपको लगे मेरे घुटने में, कमर में, और मोस्टली जो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में मरीज़ आते हैं वो आते हैं जिम इंजरीज, कंधे की इंजरी लेके। तो कंधे की इंजरी जब आपको लगे आपको दर्द हो रहा है तो वहीं स्टॉप कर दीजिए। वो एक्टिविटी आपको दर्द कर रही है तो वहाँ स्टॉप कर दीजिए, और एक्टिविटी करने के बाद उसको रेस्ट दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, और रेस्ट करने के बाद यदि वो दर्द नहीं जाता तो जैसे सर ने बोला, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसको किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी अपने ट्रेनर से उसको इलाज कराने की ना कोशिश। लेकिन शोल्डर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्या जैसे ऐसे करते हैं श्रगिंग, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं शोल्डर्स को ठीक करने? जी हाँ, शोल्डर के बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आगे से हाथ उठाना पूरा ऊपर तक, पीछे ले जाना। तो ऊपर ले गए तो ऊपर रुके फिर थोड़ी देर? हाँ, रुक भी सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यूस मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, जस्ट मूवमेंट करिए। हाँ, आगे से पूरा ऊपर ले जाएं, पीछे से पूरा पीछे ले जाएं, साइड से ऊपर उठाएं, क्योंकि ये भी कमाल का जॉइंट है, 360 डिग्री। जी हाँ, हर प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं इसमें। फिर गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, रोटेशंस करें। तो ये सारे मूवमेंट्स जो हैं वो जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को मोबाइल रखते हैं, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके की एक्सरसाइजेस करके शोल्डर थोड़ा वार्म अप हो जाता है, और उसके बाद फिर आप, जैसे हम लोग ने ये भी बात करी कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, तो अगर कोई जिसको शोल्डर ज़्यादा यूज़ होता है तो फिर वो वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी, जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं कुमार जयंत बोल रहा हूँ जयपुर से। जी अपना सवाल पूछिए। मेरे रिस्ट बैंड पे पेन रहता है, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, लेकिन ये मेरी कलाई के ऊपर पेन रहता है। इसका क्या प्रिकॉशंस करूँ, क्या सॉल्यूशन मिल सकता है? मैं डॉक्टर खरे से सवाल है मेरा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि ये वर्कआउट करते हैं और रिस्ट जॉइंट में पेन है, तो सबसे सिंपल तो होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं कलाई के, हो सकता है वो स्ट्रेच हो गए हों। और कई बार क्या होता है कि नीचे जो हमारा एक जॉइंट होता है जिसको हम डिस्टल रेडियोलर जॉइंट होता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम TFCC बोलते हैं या ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। उसकी इंजरी काफ़ी परेशान करती है लोगों को। वो रूटीन इंजरी नहीं होती है जो कि कुछ समय में ठीक हो जाए, और वो पेन परसिस्ट करता है, तो उसका फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद और फिर MRI वगैरह करके डायग्नोसिस बन जाती है। तो ही शुड कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन सो दैट डायग्नोसिस कैन बी मेड। जी डॉक्टर अंकित, अक्सर कई बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जब हम इंडल्ज होते हैं या जिमिंग भी करते हैं तो लोअर बैक पर बड़ा स्ट्रेन पड़ता है और बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में एक तो सबसे पहले किस तरीके से खड़ा हुआ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को देखते एकदम गिर जाते हैं, तो कैसे उनको बैठाया जाए, खड़ा किया जाए, और क्या करना चाहिए? सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उस टाइम? जिम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जब आप जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्चर। पोस्चर आपका मेंटेन रहेगा जब आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट ट्रेनिंग करेंगे। अगर आप वेट कम कर लीजिए, रिपीटेशंस बढ़ा लीजिए, लेकिन पोस्चर खराब मत करिए, तो मोस्ट कॉमन इंजरी तभी होगी आपकी बैक की, अगर आप वजन ज़्यादा उठाएंगे। तो पहले 2-3 आप जब से रिपीटेशंस करेंगे तब तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद आप चीट करने लग जाते हैं, आपका पोस्चर खराब हो जाता है, एंड दैट इज़ द टाइम
व्हेन यू गेट अ बैक इंजरी और एनी अदर इंजरी इन योर जॉइंट। जी तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पोस्चर मेंटेन ज़रूर करिए और पोस्चर के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करिए। यदि आपको उस वक्त यदि आपको उस वक्त इंजरी हो जाती है तो इमीडिएटली रेस्ट करिए, उस पे आइस लगाइए और कोई मसल रिलैक्सेंट लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट है उस वक्त। डॉक्टर साहब पंजाब चलते हैं जहाँ से मोहित जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। मैडम जी मेरे पीठ में दर्द बना रहता है जी। पीठ में? हाँ जी। जी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं? हाँ जी स्पोर्ट्स खेलते हैं जी। कौन सी? सर वॉलीबॉल खेलते हैं जी। ओके। तो ये दर्द वॉलीबॉल खेलने के कारण है? नहीं, वॉलीबॉल खेलने के कारण तो नहीं है सर, बाहर उठाने की वजह से दर्द होने लग जाता है सर पीठ में बार बार, और ठीक भी हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 33 साल उम्र है जी। 33? हाँ जी। जी हाँ, जैसे बता रहे हैं कि वज़न उठाते हैं, ये वेट्स अगर लिफ्ट करते हैं तो सबसे कॉमन कारण जो होता है वो बैक पेन का यंग लोगों में वो होता है डिस्क की इश्यूज़। क्योंकि जब वज़न अगर इनके बैक मसल्स अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो वेट्स उठा रहे हैं तो फिर वो डिस्क दब जाती है। डिस्क दब जाती है तो बैक पेन शुरू हो जाता है। और अगर डिस्क दब जाए तो कई बार वो पैरों में भी जाता है, जब अगर कोई नर्व को टच कर रहा हो या नर्व प्रेस हो रही हो। तो इसलिए इनको एक तो पहले वज़न उठाना बंद करना चाहिए, और काफ़ी टाइम से अगर दर्द है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलें। ये चीज़ क्लिनिकली भी डायग्नोज हो सकती है और MRI से तो कंफर्म हो जाएगी। जी डॉक्टर अंकित, राइस थेरेपी क्या है? RICE ये कौन सी थेरेपी है? राइस एक निमोनिक है। निमोनिक मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ओके। फॉर एनी acute injury, R stands for rise, rest, I stands for ice, C stands for compression, and E stands for elevation. Okay. तो ये निमोनिक है RICE, जो हम हर रोज हर मरीज को जो हमारे पास एक्यूट इंजरी लेकर आता है हम उसको ये गाइड करते हैं। तो इसका मतलब है रेस्ट करिए, उस जगह पे आइस लगाइए, उसको कंप्रेशन करिए और एलिवेट करिए। कंप्रेशन का मतलब आप इसको इमोबिलाइज भी कर सकते हैं, प्लास्टर भी लगा सकते हैं, क्रे बैंडेज भी लगा सकते हैं। एलिवेशन का मतलब आप उसको 2 तकियों के ऊपर पैर पे रखिए, हाथ अगर है तो हाथ को ऊंचा रखिए। तो एक किस्म का निमोनिक है फॉर एक्यूट इंजरीज। जी, लेकिन एक स्पोर्ट्स इंजरी जो हमेशा चर्चा में रहती है वो है ACL। तो डॉक्टर राहुल खरे, एक तो हमारी बॉडी में लिगामेंट्स कितने हैं, या घुटने में भी बहुत लिगामेंट्स हैं, और ये ACL सुर्खियों में इतना क्यों रहता है? हाँ, ACL एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है घुटने में। घुटने में कई लिगामेंट्स होते हैं। ACL जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, वैसे ही पीछे उसका PCL भी होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। साइड में भी लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का काम होता है कि जोड़ को स्टेबल रखना, वो बोन से बोन में जुड़ते हैं। तो ACL लिगामेंट सबसे कॉमन इंजरी है जो कि घुटनों में होती है। और ये जैसे अभी एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको भी यही इंजरी हुई थी, अभी वापस आ गए हैं क्रिकेट खेलने। हाँ जी। तो ये बहुत ही कॉमन इंजरी है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन्स को होती है, फुटबॉलर्स को होती है। एक्सीडेंट वगैरह होकर किसी और को भी हो सकती है। डांस करते हुए भी मैंने एक स्टडी देखी। जी हाँ, नी ट्विस्ट हो जाए, नी में कोई चोट लग जाए तो ये पॉसिबल है। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है तो थोड़ी ज़्यादा चोट से ही टूटता है, और एक बार टूट गया तो ये लिगामेंट अपने आप जुड़ता तो नहीं है, तो हमें फिर वो नया लिगामेंट ही बनाना पड़ता है। अच्छा, तो उसके लिए फिर सर्जरी चाहिए डॉक्टर अंकित? जी, हमको अगर पेशेंट को चोट लगने के बाद जब इमीडिएटली चोट लगेगी तो उसको एक पॉपिंग साउंड आएगी, ठीक है, और घुटना सूज जाएगा। उसके बाद मरीज़ मोस्टली जो होता है इमीडिएटली डॉक्टर के पास तो नहीं जाता, वो आइस पैक लगाता है, दवाई गोली लेता है। उसके बाद जब चलना शुरू करता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे पैर पड़ा, सीढ़ी से नीचे पैर चलने की कोशिश करी तो पैर ऐसा लगता है डिसलोकेट हो जाएगा, लचक आ जाएगा। उस टाइम पे मरीज़ परेशान होना शुरू होता है कि मेरे लिगामेंट में मेरे घुटने में कोई दिक्कत आ गई है। तो उस वक्त तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर अगर देखता है क्लिनिकली मरीज़ को एग्जामिन करने पे कि उसका लिगामेंट टूटा हुआ है और पेशेंट को सिम्टम भी आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम उसका एक MRI कराना। और MRI के अंदर यदि आपका लिगामेंट टूटा हुआ आता है तो उसका फिर एक ही इलाज है कि उसका दूरबीन द्वारा आपके ही मांसपेशी से, मरीज की ही अपनी मांसपेशी से मरीज को हम लोग लिगामेंट नया बना देते हैं। और मरीज जो है फिर 6 से 9 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स अपने उसी लेवल पे, प्री इंजरी लेवल पे कर सकता है। जी, भोपाल से हमारे एक रेगुलर कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू। नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
हाँ, भावना मैं भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए, एक तो होती है स्पोर्ट्स इंजरी जो जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, एक होती है जनरल इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी और जनरल इंजरी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है ना, दोनों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। और दूसरी बात, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है दोनों में, उसमें क्या फर्क होता है? जी, थैंक यू। डॉक्टर राहुल। हाँ, तो देखिए, इंजरी एक शरीर को इंजरी तो इंजरी है, चाहे वो फुटबॉल खेलते हुए गिर गया हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर घुटने में चोट आई है तो वो इंजरी इज़ एन इंजरी। अगर ACL टूटा है फुटबॉल खेलते हुए तो भी ACL ही गया है और एक्सीडेंट में भी गया है। आप ये कह रहे हैं स्पोर्ट्स में शायद चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं या कुछ जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग बहुत एग्रेसिवली खेलते भी हैं, जोश में खेलते हैं, तो चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इंजरी को देखें तो हम स्पोर्ट्स इंजरी वो हैं जो इंजरी स्पोर्ट्स खेलते हुए होती हैं तो वो स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन इंजरी तो शरीर को इंजरी ही है और ट्रीटमेंट भी सेम ही है। हाँ, सिर्फ ये है कि हाँ, हमें स्पोर्ट्स फील्ड से हमें उसको लेके आना पड़ता है उठाकर, और जो जैसे कि अभी राइस पे डिस्कस किया, डॉक्टर अंकित ने भी अच्छे से बताया कि राइस का फुल फॉर्म क्या होता है। वो एक फ़र्स्ट एड होता है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को इमीडिएटली दे दिया जाता है, और वही फ़र्स्ट एड हम बाकी इंजरीज़ वाले पेशेंट को भी देते हैं। ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है। ये ज़रूर रहता है कि हमें पता होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को हमें जल्दी से जल्द वापस बैक टू स्पोर्ट्स लेके जाना है। जी, रिहैब का क्या इसके अंदर हम रोल देखते हैं और कितना ज़रूरी हो जाता है? रिहैब का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। रिहैब का हमारा सर्जरी जितनी इम्पोर्टेंट है, एक रिहैब उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ऑपरेशन करने के बाद हमारा गोल होता है कि हमारा ऑपरेशन करने के बाद, जैसे घुटने की बात करें तो घुटने के अंदर पहले पूरी मूवमेंट आए, साथ साथ हम जो मांसपेशियां हैं उसको स्टिमुलेट करके रखें कि वो उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि जब भी इंजरी होती है, हमारा जो मरीज़ लेकर आता है कंप्लेन करता है कि पैर सूख गया, तो पैर को हमको वापस स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। तो फर्स्ट 4 to 6 वीक्स हम मूवमेंट पर कंसंट्रेट करते हैं, और 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक हम लोग इसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, एक जॉइंट सेंस प्रोप्रोसेप्शन के ऊपर, और अलग अलग उसके लेवल्स होते हैं मरीज़ को वापस अपने गेम पर भेजने के लिए। लेकिन रिहैब इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द पेशेंट बैक फ्रॉम रिटर्न टू स्पोर्ट्स, वापस खेलने के लिए। तो ऑर्थोपीडिक तो हमें समझ में आता है, हड्डियों के डॉक्टर, तो ये ऑर्थोस्कोपी क्या है डॉक्टर साहब? आर्थ्रोस्कोपी जो है वो एक विधि है जिससे कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, जॉइंट्स की जो सर्जरीज हैं वो हम बिना काटे, सिर्फ छेद बना के आर्थ्रोस्कोप अंदर डाल के, जिसको कि हिंदी में हम लोग कुछ लोग दूरबीन भी बोलते हैं, कि उससे हम अंदर जाकर सब कुछ टीवी मॉनिटर पर देखकर, क्योंकि उसमें डिजिटल कैमरा भी होता है और लाइट सोर्स भी होता है, तो हम जॉइंट के अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स टीवी पे दिख जाते हैं। तो जैसे लेप्रोस्कोपी हुआ जी हाँ, अगर हम पेट का करते हैं तो लेप्रोस्कोपी, जॉइंट का करते हैं तो आर्थ्रोस्कोपी, कोई भी अंदर की स्ट्रक्चर्स को देखना है एंडोस्कोपी, थोरैकोस्कोपी, ऐसे स्कोपी इज बेसिकली अ वर्ड जिसको हम देखने के लिए बोलते हैं। जी, दिल्ली से एक कॉलर जुड़े हैं, HBL सक्सेना जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैं 78 ओल्ड हूँ, तो मैं सुबह शाम पार्क घूमने जाता हूँ, वहाँ पर मशीनें लगी हैं, मशीनों में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो कभी मेरे पैरों में क्या दर्द होने लगता है जी। सुबह 5 बजे करता हूँ, शाम को भी 5 बजे 6 बजे फिर पार्क जाता हूँ। और खाने का मेरा रूटीन बहुत है, 2 रोटी जाना खाता हूँ, और दूध लेता हूँ आधा गिलास, जी। और तो कोई है नहीं मेरी। जी, आपको बधाई कि आप रिटायर्ड आदमी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी। जी, आपको बधाई कि आप सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंकित, घुटने में अगर थोड़ी दर्द भी होती है, फिर भी घुटने का काम है चलना, तो एक तो फिर भी चलना चाहिए, और दूसरा आप दोनों से ही न्यूट्रिशन के लिहाज से क्या ध्यान रखें? बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, क्योंकि हमारा घुटना वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट ना बढ़े।
अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो, और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है सर का, 78 ईयर ओल्ड के अंदर अपने खाने का भी ध्यान रख रहे हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ठीक भी होना चाहते हैं और ठीक रहना भी चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और न्यूट्रिशन अच्छा रखें। डॉक्टर राहुल थोड़ा बैलेंस डाइट में बता भी दीजिए, डूज एंड डोंट्स। बैलेंस डाइट मतलब उसमें हर मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट की, विटामिन्स की, मिनरल्स की बराबर रहे। बट जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको थोड़ा सा प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। सप्लीमेंट्स के तो मैं फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नेचुरल प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो एग्स हैं, चिकन है, फ़िश है, इसमें बहुत प्रोटीन्स की मात्रा है। कोई वेजिटेरियन लोग हैं तो सोयाबीन ले लें, दालें ले लें। बट प्रोटीन सप्लीमेंट्स, पाउडर्स मुझे नहीं लगता कि वो सही है लेना। ओके, हमारे पास 1 मिनट शेष है और भावना, हमने शुरू किया था ना वार्म अप के साथ, बहुत ज़रूरी है खेल खेलने के बाद आप कूलिंग ऑफ भी करें। कूलिंग ऑफ, ये डॉक्टर साहब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज वार्म अप। क्या करें इसमें? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जैसे आपने सर ने बताया कि आपने जिम करा, लेट सपोज, तो जिम करने के बाद आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अगर आप प्रॉपर जाएं तो जैसे कंधे की स्ट्रेचिंग है, तो ये वाली स्ट्रेचिंग, ये वाली स्ट्रेचिंग, ये कूलिंग ऑफ में, ये स्ट्रेचिंग बेसिकली जो आपने कंधा यूज किया है तो कंधे के बाद हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। वापस मसल की टेंशन अपनी वापस नेचुरल टेंशन पे लाना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो वो मसल में दर्द भी होगा, सोरनेस भी आएगी और इंजरी के चांसेस भी आपको बढ़ने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब कूलिंग ऑफ में चलते चलते, जी हाँ, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उन मसल्स को यूज़ किया है, वो स्पैज़म में हैं, थकी हुई हैं, तो उनको हम स्ट्रेच करके रिलैक्स कर देंगे। प्लस हमारे शरीर के जो ब्लड प्रेशर है, पल्स है, ये भी उसको नॉर्मल लाना भी ज़रूरी होता है। तो अगला लक्ष्य बैडमिंटन में गोल्ड मेडल? कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड व्हिच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? मैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। सो वी हैव गॉट रैकेट स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, टेबल टेनिस Dr. Ankit, and badminton Dr. Rahul. Thank you so much for joining us today. Thank you very much. Thank you so much.